हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9 हिस्ट्री के बुक का चैप्टर फर्स्ट, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये चैप्टर का पार्ट 7 है, तो सिक्स तक पार्ट देखने के लिए डिस्क्रिप्शन के लिंक को ओपन करें। तो आज की हमारी टॉपिक है द रिवॉल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। यही हम लोग को पढ़ना है कि जब लड़ाई चल रही थी, जब युद्ध हो रहा था, तब लोगों की ज़िंदगी कैसी हो गई थी। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये लड़ाई किस लिए हो रही है। आपको पिछली वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए देखते हैं कि जब लड़ाई चल रही थी तो उस टाइम लोगों की ज़िंदगी कैसी हो गई थी। तो मैं एक बार समरी टाइप में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि लड़ाई इसलिए हो रही थी क्योंकि जब औरतों के हस्बैंड जब चले जाते थे युद्ध यानी लड़ाई करने, रिवॉल्यूशन करने, तब इन लोगों को रोटी के लिए लाइन लगाना, पानी लाना, हर किसी बड़े घर में काम करके पैसा कमाना, बच्चों की केयर करना, सब काम किसके लिए हो गया था। सिर्फ औरतों को सब काम करना पड़ रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तब औरतें भी लड़ाई करने के लिए आगे आईं। और ऐसी ज़िंदगी में ऐसे इस टाइम उन लोग की लाइफ कैसे बीती, वही हम लोग को देखना है। तो लेट्स स्टार्ट। कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लॉथ पीपल वियर, द लैंग्वेज दे स्पीक और द बुक दे रीड। बताया गया कि एक राजनीति हमारी क्या चेंज कर सकती है। अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो उसी लड़ाई से हम जो कपड़ा पहन रहे हैं वो भी चेंज हो सकता है, पूरा रूल रेगुलेशन चेंज हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि हमारी भाषा चेंज कर दी जा सकती है, हम बुक क्या पढ़ रहे हैं वो सब चेंज कर दी जा सकती है। ये यहाँ पे पूछा है, क्वेश्चन मार्क दिया, यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, क्या ये सब हो सकता है। तो हम लोग ऐसा देखे हैं कि पीछे लोग जैकोबिन क्लब वाले लोग अपना ड्रेस चेंज कर दिए थे, ठीक है। तो हम जहाँ तक जानते हैं कि एक लड़ाई के अनुसार हम किसी का कोई भी हम लैंग्वेज, बुक्स, वो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कपड़ा पहन रहे हैं, सब कुछ हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो आगे है कि द ईयर्स फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सॉ मेनी चेंजेस इन लिव्स ऑफ मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन। मैंने जैसा बताया कि हम लोग पीछे देख चुके हैं कि बहुत सारे चेंजेस आए थे। वहीं यहाँ पे लिखा गया है कि 1789 में फ्रांस में मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रन के बीच बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे लड़ाई के बाद। द रिवॉल्यूशनरी गवर्नमेंट टुक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ हु ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड इनटू एवरीडे लाइफ। मतलब इन लोगों की लाइफ में ये भी आ गया था कि इक्वालिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, इन लोगों का भी मतलब लोग समझ गए थे। एक दूसरे से लोग सोच समझ के काम अच्छे से लेने लगे थे, इतने अच्छे चेंजेस आ गए थे। वन इम्पॉर्टेंट लॉ that came into effect after the storming of Bastille in summer of 1789 was the abolition of censorship। अब यहाँ पे सेंसरशिप वर्ड आया है, तो क्या आपको ये वर्ड नया लग रहा है? आई होप लग रहा होगा, या तो आपको पता भी होगा। तो यहाँ पे बस इतना बोला गया है दोस्तों कि बैस्टिल जेल, जब 1789 के समर सीजन में जब बैस्टिल जेल तोड़ा गया था, तो उस टाइम फिर उसके बाद सेंसरशिप बंद कर दिया गया। अब सेंसरशिप क्या होता है दोस्तों, ये वर्ड हम आगे हमारे इसमें दिया गया है, तो हम उसको भी देखेंगे। अभी आप घबराइए मत, बस आप इतना सोचिए कि सेंसरशिप बंद हो गई थी 1789 में। व्हाट इज सेंसरशिप? लेट्स स्टार्ट। इन न्यूज़पेपर प्लेस कुड बी पब्लिश परफॉर्म ओनली आफ्टर दे हैड बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर्स ऑफ द किंग। बताया गया है कि यहाँ तक कि सेंसरशिप में ये होता है दोस्तों कि अगर आपको कुछ भी, अगर न्यूज़पेपर में आप अगर प्रिंट कराना चाहते हैं तो आपका कुछ नहीं प्रिंट होगा जब तक कि राजा नहीं चाहेगा। तो यही चीज़ बंद हो गई थी, कोई भी अपना थॉट, कोई भी कुछ भी अपना थॉट प्रिंट करा सकता है, यानी सेंसरशिप एबॉलिश हो गई थी। मतलब अब हमें भी अधिकार हो गया था कि हम जो चाहते हैं, मतलब मुझे क्या, मतलब हम लोगों को क्या, फ्रेंड्स वालों को अधिकार हो गया था उस टाइम कि आप अगर जो भी कुछ चाहते हैं, अपना थॉट प्रिंट कराना, बुक प्रिंट कराना, वो आप करा सकते हैं। पहले क्या होता था, जब तक किंग नहीं चाहेगा तब तक किसी के कोई थॉट पब्लिश नहीं होगा, तो इसी कहते हैं सेंसरशिप, ठीक है। सेंसरशिप राजा के मन से काम होता है, तो सेंसरशिप यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया था, मतलब रोक दिया गया था। नाउ द डिक्लेयर्स ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम्ड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू बी नेचुरल राइट। और यहाँ तक कि फ्रांस के जो पर्सन थे उन लोगों को राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन भी मिल गया था, हम लोग आगे ही देख चुके हैं। और फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल गया था, नेचुरल राइट्स, इन लोगों को हर नेचुरल राइट्स मिल चुकी थी। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट, बुक, प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड
the towns of France from where they traveled rapidly into the countryside. बताया गया है कि न्यूज़पेपर छपने लगे, पैम्पलेट्स बंटने लगे। बुक पैम्पलेट होता है, पत्रिका होता है, ठीक है। तो बुक्स जब प्रिंटेड होने लगे तो एक दूसरे के थॉट्स बहुत जल्दी जल्दी एक दूसरे के पास पहुंचने लगे। तो दे ऑल डिस्क्राइब्ड एंड डिस्कस्ड द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। इस न्यूज़पेपर के छपने से और बुक के छपने से एक दूसरे के आइडियाज़ को एक दूसरे लोग समझ पाते थे, इसलिए बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस आने लगा था फ्रांस में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, आपको चैप्टर समझ में आ रहा हो दोस्तों, तो लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं। फ्रीडम ऑफ द प्रेस ऑल्सो मीन दैट अपोजिंग व्यूज़ ऑफ इवेंट्स कुड बी एक्सप्रेस। मतलब जैसे कि पेपर छपने से ना अपोजिंग व्यू भी आने लगे थे। कहने का मतलब अगर आप चाह रहे हैं लड़ाई न हो और सामने वाला चाह रहा है कि एक दूसरे में लड़ाई हो, तो अगर आप अपना थॉट प्रिंट कर रहे हैं, ये एग्जांपल बता रही हूँ कि अगर आप अपना थॉट प्रिंट कर रहे हैं कि लड़ाई न हो, तो जो चाह रहा है लड़ाई हो वो तो आपसे झगड़ा कर ही देगा। बेफालतू एक झगड़ा हुई ना कि आप क्यों कह रहे हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ लड़ाई होनी चाहिए, तो मतलब बेवजह यहाँ पे झगड़ा हुआ ना। बस यही बात है कि अपोजिंग व्यू आने लगे थे, एक दूसरे को लोग थॉट को पढ़ के गुस्सा में भी आने लगे थे, इससे फ़ायदा भी था घाटा भी था। ईच साइड सॉट टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। ये सब किसी का मतलब जैसे कि प्रिंट के कारण है। प्रिंट एक मीडियम था जो कि एक दूसरे के थॉट को एक दूसरे के थॉट तक पहुंचा सकता था। प्ले सॉन्ग एंड फेस्टिव प्रोसेसन अट्रैक्टेड लार्ज नंबर ऑफ पीपल। और ऐसे करने से जैसे कोई भी फेस्टिवल आता था, कोई भी चीज़ मनाई जाती थी तो प्रिंट करा दिए जाते थे, इससे लोगों में मतलब प्यार भी बढ़ने लगा, एक दूसरे के मतलब एक दूसरे में लोगों को प्रेम की भावना होने लगी। बहुत सारे पर्सन अट्रैक्ट हो गए कि मान लो यहाँ पे फेस्टिवल मनाने जाने वाला है तो वहाँ पे ज़्यादा नंबर में लोग जुट जाते थे। आगे है कि दिस वॉज वन ऑफ वे could grasp and identify which ideas such as liberty or justice that political philosophers wrote about the length in text which only a handful of educated people could read। ये देखिए यहाँ पे अब ये भी प्रॉब्लम आ गई है कि देखिए अगर बुक छपती है, प्रिंट होता है न्यूज़पेपर में, तो क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ पढ़े लिखे ही लोग पढ़ पाएंगे। अब पढ़े लिखे ही लोग तो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे और बुक पढ़ेंगे। तो अब जो मतलब नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए क्या हो रहा था उस टाइम? अब उनके लिए यही हो रहा था कि रोड पे माइक में अनाउंस कराया जा रहा था कि ये होने वाला है, कल ये होगा, तो जिससे कि बिना पढ़े वाले भी सुन के समझ सकते थे। ठीक है दोस्तों, अभी हमारा चैप्टर एंड होने वाला है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो से भी आप कनेक्ट रह सकें। तो चलिए हम देखते हैं कंक्लूज़न। कंक्लूज़न मतलब ये लास्ट में लिखा गया है कि हमारा इतने बड़ा रिवॉल्ट करने से, इतना बड़ा रिवॉल्यूशन करने से क्या कंक्लूज़न, क्या नतीजा निकला है, क्या रिजल्ट आया है, ठीक है, वही देखना है। लास्ट तक क्या क्या सुधार आए हैं वही हमको इस टॉपिक में देखना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इन 1804 मतलब 1804 नेपोलियन बोनापार्टी क्राउडेड हिमसेल्फ एम्परर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टी का राज आया। ये एक आदमी के नाम से एक पार्टी बनी हुई है, इसका राज आया और ये पूरे फ्रांस का अपने आप को एम्परर समझने लगा। ही सेट आउट टू कॉन्क्यूर नेवर बोरिंग यूरोपियन कंट्रीज possessing dynastic and creating kingdoms which where he pleased member of the family। बताया गया है कि ये मतलब अपने आप को इतना बड़ा समझने लगा था कि अपने से बड़े लोगों की भी कोई रिस्पेक्ट, मतलब जैसे कि उन लोगों को अमीर समझता ही नहीं था। कहने का मतलब कि जो भी फ्रांस में राजा बन रहा है सब लोग अपने आप को सबसे बड़े ही समझ रहे हैं। ये हम लोग शुरू से देखते आए हैं। आगे लिखा है कि नेपोलियन वो सॉस हिज रोल एज द मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। ये नेपोलियन जो था ना वो एकदम पूरा यूरोप को मॉडर्न बनाना चाहता था, नए नए नियम लाना चाहता था। ही इंट्रोड्यूस मेनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटेज एंड मीजर्स प्रोवाइड बाय द डेसिमल सिस्टम। ये क्या क्या लाना चाहता था? प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेफ रखना चाहता था। जैसे कि अगर आपकी ज़मीन सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो आपकी ज़मीन पे कोई और कुछ खेती ना कर सके या फिर कोई छीन झपट ना कर सके बेवजह, ठीक है, उसकी सेफ्टी के लिए काम करते थे नेपोलियन बोनापार्टी। तो कहने का मतलब नेपोलियन बोनापार्टी अच्छे भी थे और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटेज चलाए थे। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेटेज का मतलब है कि अगर
अगर हम 10 ग्राम चीनी ले रहे हैं तो अगर हमें इतना आ रही है तो चीनी दूसरे फ्रांस के दूसरे सिटी में भी इतनी ही आएगी। बहुत लोग होते हैं ना, इतना कर देते हैं, इतना कर देते हैं, तो बस इनका वेटेज था। और यहाँ तक डेसिमल सिस्टम भी चला था। कहने का मतलब अगर 10 ग्राम 2 पॉइंट है तो 10 ग्राम 2 पॉइंट इधर भी होना चाहिए, 1 पॉइंट डेसिमल भी नहीं हटना चाहिए। ठीक है, लिखा है कि इनिशियली मेनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। ये एक ऐसा नेता था जो कि एक हर एक आदमी को फ्रीडम कराना चाहता था। बट सुन द नेपोलियन आर्मीज केम टू बी व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। और ये अपने आर्मीज को भी हर गांव मोहल्ले में लगा दिया था। ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1850। ये कभी हारता नहीं, बट इसको वाटरलू के लड़ाई में इसको हारना पड़ा। 1815 में ये हार गया। यहाँ पे देखिए 1804 में ये एम्परर बना था और 1815 में हार गया। Many of the measures that carried the revolutionary ideas of liberty and modern law to other part of Europe had an impact on people long after Napoleon had left. बताया गया कि नेपोलियन के हार जाने के बाद नेपोलियन ने कुछ ऐसे भी रूल रेगुलेशन चलाए थे जो कि कंट्री साइड वाले पसंद कर रहे थे, और इनके हार जाने के बाद भी इनका रूल फॉलो हो रहा था। लिबर्टी डेमोक्रेटिक लाइक लेंथ ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, लिगेसी ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब कि जो लिगेसी मतलब जैसे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की एक निशानी बनी है कि जो आज भी फ्रांस में लिबर्टी और डेमोक्रेटिक राइट्स निभाए जाते हैं। इससे पता चलता है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये राइट्स मिली थी और आज भी इसकी निशानी पड़ी हुई है। These spread from France to the rest of Europe during the 19th century। ये चीज़ क्या हुआ है, पूरे यूरोप में फैली हुई है। ये नहीं कि पूरे फ्रांस के लोग बस कर रहे हैं, पूरे ऑल ओवर यूरोप वाले भी कर रहे हैं। और बताया गया कि फ्यूडल सिस्टम वर एबॉलिश। फ्यूडल सिस्टम मतलब ये हमारा होता है दोस्तों कि ज़मीन के नाम पे जो लोग टैक्स लेते थे या फिर पैसा लिया करते थे, अगर आप पैसा सही टाइम पे नहीं जमा कर रहे हैं तो आपकी ज़मीन ले ली जाएगी। ये सब चीज़ें बंद कर दिया था कौन, ये सब चीज़ें बंद हो गई थी जो कि अब तक नहीं आई दोबारा। कॉलोनीज पीपल्स रिवर्क द आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज इनटू देयर मूवमेंट टू क्रिएट अ सॉवरेन नेशनल स्टेट। कॉलोनीज पीपल, ठीक है, कॉलोनीज पीपल मतलब मैं आपको बताई थी ना, जैसे कि अगर ये फ्रांस है तो इस फ्रांस के अंडर में जितनी कंट्री होंगी वो इसकी कॉलोनीज कंट्री होंगी। तो कॉलोनीज पीपल मतलब भी आई होप आप समझ गए होंगे, लीडर के जितने भी अंडर में रहते हैं सब कॉलोनीज पीपल होते हैं। तो टीपू सुल्तान एंड राम मोहन रॉय आर टू एग्जाम्पल ऑफ इंडिविजुअल हु रिस्पॉन्डेड टू द आइडियाज कमिंग फ्रॉम रिवॉल्यूशनरी फ्रांस। रिवॉल्यूशनरी फ्रांस में मतलब बहुत अच्छा सा रोल प्ले करने वाले, मतलब बहुत साथ निभाने वाले, लड़ाई में बहुत भाग लेने वाले, हिस्सा लेने वाले राजा राम मोहन रॉय और टीपू सुल्तान बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे। दोस्तों यहाँ पे होता है हमारा चैप्टर एंड, और ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इसको कोशिश करिएगा करने की, ठीक है। और आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। आप अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। और चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ मिलेंगे और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।